ओपन किया, इसमें ऑटो सीन है, तो ये डिफरेंट सीक्वेंसेस भी हमारे बता रहा है कि कौन सा आप लेना चाह रहे हैं। ये जैसे ये वाला सीक्वेंस मैंने ओपन किया, ठीक है, अब ये कर दो तो ये अपने आप दिखाएगा। दिस इज ऑटो सीन है। अभी ये एक्चुअल लग रहा है कि हार्ट इज पंपिंग, एक ही जगह का ये चलता रहेगा आप जब तक चलाओगे तब तक, ठीक है। ये सीने की स्पीड है, अगर आप बढ़ा दो, ठीक है, एक्चुअल स्पीड हमारा यही है, ठीक है। तो पॉज करो। अब आपने 2 चैम्बर लिया, 2 चैम्बर के जिसको भी आप चलाना देखना चाह रहे हैं, अब यहाँ से देख रहे हो जो हम चाह रहे हैं, ये स्लाइस आ रही है, पहले क्या आ रहा था पूरा। तो ये अब जैसे मैं यहाँ का देखना चाह रहा हूँ, ये बेस्ट है हमारा मेटल वाल्व यहाँ का, इसको मैंने प्ले किया, ये देखो ब्लड इससे निकलता हुआ, पंप किया तो ब्लड बाहर गया, रिलैक्स हुआ तो ब्लड आया, ये ब्लड है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड इसका, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वाल्व ओपन हो रहा है। क्लियर है? यस। तो ये सीन इमेजिंग, ये एक्सपोर्ट टू फिल्मर भी है, इसको चाहो तो आप फिल्मर पे डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़, ये इमेज आप चाहते हैं तो फिल्मर पे डाल सकते हैं। से इसको यहाँ से ऐसे किया, ठीक है। आप जिस जगह का भी चाहते हैं यहाँ से F1 दबा के भी फिल्म पे दे सकते हैं। फिल्मिंग के लिए कल बताया था मैंने, ये पॉज करो, यहाँ से F1 दिख रहा है ना, क्लियर है। टोटल 11 इमेजेस है ना, आप ये 12 कर लो। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इमेज F1, पेज डाउन F1, हाँ ठीक है, सारी इमेज चली गई, एक को मैंने डबल कर दिया था, ठीक है, ये आ गई। ये थोड़ा सा छोटा भी ऐसे कर लिया आपने, माउस कोई नहीं, ये कल तो हम इसी पे कर रहे थे तो जूम हो रहा था ना, तो ये कभी करता है कभी नहीं करता है। ये जूम करके हम ये, दिस इज द फिल्मिंग। कल मैंने फिल्मिंग बताई थी, आपने प्रैक्टिस की, किसने किसने किया था, और कंट्रास्ट की। अगर आपने अगर 2 चैम्बर भी लिया है, शॉर्ट एक्सिस तो लिया ही है, तो एक फिल्म शॉर्ट एक्सिस की, एक फिल्म शॉर्ट एक्सिस की और एक 2 चैम्बर की, ठीक है। अगर 2 चैम्बर नहीं भी लिया तो शॉर्ट एक्सिस आप अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं, तो 2 फिल्में शॉर्ट एक्सिस की आप दोगे, ठीक है। ये फिल्मिंग भी आप सीने इमेजिंग में ओपन करके फिल्मिंग भी आप दे सकते हैं। टाइम कोर्स वर्सेस MDE, मतलब ये कार्डियक टाइम कोर्स का MDE, ये जो हमने डिलेड माइलस्टोन, सॉरी मायोकार्डियम डिलेड इन्हांसमेंट, MDE मतलब मायोकार्डियल डिलेड इन्हांसमेंट, इसको देखने के लिए ये इमेज भी ओपन हो सकता है। ये इमेज है जिसमें हमने ट्यूमर देखा था, ये वाला, ठीक है। ये दिख रहा था ना यहाँ पे हाइपर इंटेंसिटी,
इस लेवल पे। ये तो टोटल जो इमेजेस हैं आप वैसे ही फॉर्मेट में डाल के 12 के 3x4 3x4 12 ही इमेजेस 14, ठीक है 3x5 कर देंगे, ठीक है ये चल जाएगा। गुड। इसमें देखो ये जो दिख रहा है ये क्या है, क्या है, इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है ये, हाइपो बिल्कुल ऑलमोस्ट नल हो गया है ये, ठीक है। जो इन्हांसमेंट है वही दिख रहा है, ठीक। जो हम पोस्ट कंट्रास्ट ले रहे हैं वो सीक्वेंस है, ठीक है। ये ग्रेडियंट बेस्ड ही सीक्वेंस है लेकिन T1 वेटेड है, ठीक है। दिस वेरी सीक्वेंस इज नॉन एज मायोकार्डियल डिलेड इन्हांसमेंट, MDE सीक्वेंस, MDE सीक्वेंस, डिलेड इन्हांसमेंट सीक्वेंस। MDE सीक्वेंस हम कब चलाते हैं, कंट्रास्ट देने के 8 मिनट के, इसीलिए इसको बोला गया मायोकार्डियल डिलेड, ठीक है। कंट्रास्ट देते ही हम एक तो परफ्यूजन चलाएंगे, परफ्यूजन चलाने के 8 मिनट के बाद 8 से 10 मिनट एवरेज टाइमिंग है, ये सीक्वेंस हम चलाते हैं, MDE हम बोल रहे हैं। ये रूटीन ब्लड ब्लैक ब्लड रूटीन है। ये T2 डबल IR, इससे हम कंपेयर करें तो ये हाइपर दिख रहा है, जो भी दिख रहा है ना यहाँ पे हाइपर दिख रहा है, यहाँ पे नल हो गया, ठीक है। आप सभी सीक्वेंस से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। प्लानिंग हमारी वही है ना, तो ये रूटीन है, रूटीन सीक्वेंस है। अब ये शॉर्ट एक्सिस का ये देखो, इस जगह का इमेज हम देखते हैं क्या स्टेटस है। ये हमारा वाल्व है ना, एग्जैक्टली इस लेवल की। ये दिख रहा है जब वाल्व ओपन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, पूरा उसे फेंक दे रहा है, ये थ्रो कर देता है ये। ये वाल्व इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है, अब ये मेन चैम्बर है हमारा, ये दिख रहा है पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड इससे बाहर जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है तो ब्लड अंदर रह रहा है। एक बात ध्यान दो, राइट का दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सॉरी राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो आपका एट्रियम है वो एक साथ होगा, ठीक है। ये और ये वेंट्रिकल और ये दोनों क्या दिख रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स हो रहा है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स हो रहा है,
ये देखो, ये जब छोटा हो रहा है तो ये बड़ा हो रहा है, ये जब बड़ा हो रहा है तो ये छोटा हो रहा है। हाँ जी जारून, क्लियर है? ये तो मतलब वैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों एट्रियम एट ए टाइम। जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रियम भरता है, ठीक है। हाँ, और जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल भरेगा। जब इसमें से ब्लड जाएगा तभी तो इसमें जाए, जब ये रिलैक्स होगा तभी तो इसमें ब्लड जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इसमें जाएगा, तो जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों भरेंगे। बट दोनों हम जनरली क्या देखते हैं कि अलग अलग ऐसे रोटेट होता है, लेकिन इस साइकिल में क्या है कि दोनों एट ए टाइम होता है। हमने अपनी तरफ से क्या देखा, ये आईवीसी से ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में गया, पल्मोनरी में गया, तब इधर आया, फिर इधर। नो डाउट सब कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन जिस वक्त आपका लेफ्ट एट्रियम पंप करेगा उसी वक्त राइट एट्रियम भी पंप करेगा। यार लेफ्ट एट्रियम यानी जब पल्मोनरी वेन से ब्लड हमारे इसमें आएगी लेफ्ट एट्रियम में, उसी वक्त एसबीसी और आईवीसी से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट होगा तभी लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होगा। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। नो डाउट अब देखो होता क्या है, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होगा ये ब्लड इसमें से इसमें आया और इसका ब्लड फिर ये दोनों जैसे ही कंट्रैक्ट होंगे तो एक से ब्लड एओर्टा में जाएगा और एक से ब्लड पल्मोनरी में जाएगा, तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। नॉर्मली लोग मतलब कंसेप्ट क्या रहता है कि पहले जाएगा ऐसे ऐसे, तो चारों का अलग अलग पंपिंग टाइम हो जा रहा है ना, लेकिन चारों का पंपिंग टाइम अलग नहीं है। ये साइकिल इसी बेस पे चलेगा, मतलब जाएगा तो इसी तरीके से, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन जिस वक्त एसवीसी से आईवीसी से राइट एट्रियम में आएगा उसी वक्त पल्मोनरी से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, उन दोनों का उसका लेफ्ट का दोनों, ठीक है। और जिस वक्त एओर्टा में जाएगा उसी वक्त पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, ओके उसी वक्त पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। तो ये साइकिल एट ए टाइम चलते रहता है, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा है, ये देखो, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पे देखो, ये पल्मोनरी ट्रंक है और ये असेंडिंग एओर्टा है ना। देखो दोनों एक साथ डायलेट होंगे और दोनों एक साथ, दोनों का डायलेटेशन एक ही साथ है, दोनों का। देखो ये भी डायलेट हो रहा है, ये भी डायलेट हो रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अलग अलग टाइम पे नहीं हो रहा है, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये बढ़ रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। डन। शॉर्ट एक्सिस, यही चीज मैं शॉर्ट एक्सिस में बता रहा था। अब विकास बताएगा कि ये कौन सा चेंबर है। राइट का क्या, एट्रियम है, वेंट्रिकल है, ये राइट का वेंट्रिकल है
और ये कैसे कैसे पता? मैं बोलूं कि ये लेफ्ट का एट्रियम है और ये राइट का हम कभी भी देखते हैं तो अपने अपोजिट, मतलब हमें पेशेंट को देखना होता है। ये एंटेरियर है, ये पोस्टीरियर है, आप बताओ। ये इंटीरियर है, पोस्टीरियर है। ये एंटेरियर है कि नहीं है? ये पोस्टीरियर है, हार्ट आगे है, पीछे लंग्स है, लीवर इधर है। सर इंटीरियर एंटेरियर है और ये पोस्टीरियर है, तो ये क्या हुआ? राइट हो तो एंटेरियर है और ये पोस्टीरियर है, तो फिर ये राइट और लेफ्ट कैसे हुआ? तुम तो राइट और लेफ्ट किस बेस पे बता रहे थे? ये कॉर्नल की इमेज थोड़ी है, ये कौन सी इमेज है? सच की इमेज है। सर हमें बोलो बोलो। इस शॉर्ट एक्सेस हाँ, अरे यार, तो एक बार जस्ट रिवाइज कर देते हैं। 3 प्लेन लोकलाइजर अपने लिए पेशेंट प्रिपरेशन लेते हैं। कार्डियक एमआरआई के लिए ऐसा कोई मेजर प्रिपरेशन की नीड नहीं चाहिए, इन्फ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म लेटना है पेशेंट को, ठीक है, तो थोड़ा सा नोजिया या वोमिटिंग के चांसेस होते हैं, तो स्कैन से जस्ट पहले कोई हैवी मील नहीं। सेकंड थिंग, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ही है। अगर 3D की मशीन पे भी ऐसे शॉर्टकट में भी कोई मारे तो 1 घंटा, तो बेटर है कि लेटाने से पहले पेशेंट को यूरिन पास करवा दें। कभी भी, ये सिर्फ इसमें नहीं, किसी भी एमआरआई में अगर जिसमें लंबी स्टडी है, पेशेंट को यूरिन पास करेंगे। इवन की छोटी भी स्टडी में होता है कि पेशेंट एनग्जाइटी में होता है, आराम से बैठा रहेगा, जैसे ही लेने को बोलोगे बोलेगा एक बार वॉशरूम से होके आता हो। तो आप अपने रूटीन हैबिट में ये डालो कि नेक्स्ट पेशेंट को पहले ही बोल दो अब वॉशरूम करके आ जाइए, अभी 10 मिनट का स्कैन 5 मिनट बचा है तभी करके आ जाइए। वो बोल देते हैं यार स्टेपल कर दो। रूटीन ब्रेन भी ले रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, पहले 5 मिनट पहले बोल दो पेशेंट को आप यूरिन पास करके आ जाओ। वैसे हायर स्टडी जितनी भी है सब में एक ही स्टडी है जिसमें हम यूरिन पास नहीं करवाते। सीए ब्लैडर का केस है या सिस्टाइटिस का केस है। सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन ब्लैडर, ठीक है, तो ब्लैडर से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी है तो हम नहीं करते, अदरवाइज डन। कोई डाउट? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यूरिन पास करवा लिया, पेशेंट को लेटाया। पेशेंट को लेटाने के बाद आपके पास गेटिंग कंट्रोल लगाने हैं। गेटिंग कंट्रोल में रेस्पिरेटरी गेटिंग क्यों चाहिए? रेस्पिरेटरी गेटिंग, पेशेंट ब्रीद होल्ड कर रहा है कि नहीं ये हमें कंफर्म कैसे पता चलेगा? डीप ब्रीथ लेके ब्रीद होल्ड करना होता है, ये डीप ब्रीथ लीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, तब होल्ड, मतलब एक पैटर्न रखना है। लंबा सांस लो, छोड़ दो, रोक लीजिए सांस। पैटर्न तो सबसे आइडियल पैटर्न यही है, एक लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए सांस, रोक लीजिए, ब्रीद आउट करके लिया, छोड़ दिया, तब, ठीक है। तो वैसे में रिलैक्स हो जाता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है, तो हार्ट के पास स्पेस ज़्यादा है। तो आइडियली छोड़ के जो सांस रोकते हो तो ज़्यादा देर तक तुम तो आप रोक सकते हो। तो ये पैटर्न होता है। अब आपने रेस्पिरेटरी गेटिंग लगानी, रेस्पिरेटरी गेटिंग लगानी, इसमें पार्ट प्रिपरेशन, मेल के पेशेंट में पार्ट प्रिपरेशन, आप जो ईसीजी लीड्स लगाने के लिए जो इलेक्ट्रोड्स लगाओगे तो वो एयर रहेगा तो बीच में वो ठीक से चिपकेगा नहीं, और वैसे केस में आपका आर्टिफैक्ट आएगा। बीच में एयर नहीं आना चाहिए, अगर एयर आएगा तो फिर वो गेटिंग प्रॉपर नहीं दिखाएगा। तो पार्ट प्रिपरेशन में क्या होता है कि चेस्ट के हेयर रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं। पेशेंट को अगर पैरायर दो तो बोल दो कि जिस दिन आना है उस दिन हेयर रिमूव करके आना है। एडमिटेड पेशेंट है तो आप स्टाफ को बोल दो
नेक्स्ट आप पार्ट प्रिपरेशन करके भेजेंगे। जनरली एडमिटेड पेशेंट में हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। कार्डियक पेशेंट जो भी होता है तो ईसीजी उसका होता ही है, तो हमारे पास वो पार्ट प्रिपरेशन के साथ ही आता है। बट फिर भी प्रिकॉशनली आपको एक बार कंफर्म करना है, क्योंकि टेबल पे ले लिया उसके बाद आप देखोगे फिर टाइम आपका वेस्ट हो। क्लियर है? ओपीडी पेशेंट ये जो भी केसेज हैं अपॉइंटेड केसेज होते हैं, ठीक है। तो अगर अपॉइंटेड नहीं भी है तो आप टेबल पे लेने से पहले ही पार्ट प्रिपरेशन करा दें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पार्ट प्रिपरेशन, मतलब जिस पार्ट का आपका स्कैन होना है या सर्जरी होनी है वो पार्ट प्रिपेयर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो पार्ट प्रिपरेशन। रेस्पिरेटरी गेटिंग लगाने के बाद आपको लगाना है क्या? कार्डियक गेटिंग। कार्डियक गेटिंग में हमने ये बताया था 4 इलेक्ट्रोड्स आपको लगाना होता है। ये जो हमारी ये टच जो हो रहा है ये क्या है? क्लेविकल। क्लेविकल के बाद हमारा आता है फर्स्ट रिब। क्लेविकल के बाद फर्स्ट रिब D1, उसके बाद D2। तो D1 और D2 के बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस यानी 2 रिब्स के बीच का स्पेस, वहाँ पे आपका पहला इलेक्ट्रोड्स टच होगा। ये हो गया क्लेविकल। क्लेविकल से नीचे फर्स्ट और सेकंड, दोनों के बीच में जो गैप है ये स्टर्नम से जस्ट बगल में पहला इलेक्ट्रोड्स यहाँ प्लेस करोगे। क्लियर है? सेकेंड इलेक्ट्रोड्स की बात अगर हम करें सीधे जिफाइड पे, जिफाइड से बगल में, बिल्कुल सेंटर में नहीं, जिफाइड से जस्ट 1 इंच इधर जिफाइड प्रोसेस। तो आपका एक इलेक्ट्रोड्स जिफाइड के लेफ्ट साइड में हो गया, एक इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे D1 और D2 के बीच में हो गया। तीसरा जो इलेक्ट्रोड्स होगा इन्हीं दोनों के लाइन की सीध में, दोनों के सेंटर में लगेगा, इसके और इसके बीच में लगेगा। क्लियर है? और चौथा इलेक्ट्रोड बीच वाले इलेक्ट्रोड्स के जस्ट सामने एक्सिला से नीचे, एक्सिला से जस्ट नीचे, 3 ऐसे और चौथा ऐसे। क्लियर है? कोई डाउट? ये 4 इलेक्ट्रोड्स आपके लग गए। इन चारों इलेक्ट्रोड्स में चारों लीड्स लगा। वैसे अगर आप लीड्स की कलर देखो तो अब चारों के कलर अलग अलग हैं, बट हमें इसके कलर नहीं देखने। लीड्स के जस्ट नीचे एक बीड्स लगा हुआ है, प्लास्टिक की बीड्स। उस बीड्स का कलर है, 2 का वाइट है और 2 का ब्लैक है, ठीक है यार। ये ना पे आपने चारों लीड्स लोगे तो उसकी बीड्स का कलर देखोगे। बीड्स की कलर 2 तरह की होती है, 2 का वाइट वाइट और 2 का ब्लैक। इसमें देखना ये है कि एक वाइट यहाँ पे तो एक वाइट यहाँ पे, ब्लैक अगर इधर लगा रहे हो तो इधर भी ब्लैक, मतलब सामने सामने ब्लैक, सामने सामने वाइट, या सामने सामने ब्लैक और इधर इधर वाइट। क्लियर हो रहा है? या तो यहाँ पे वाइट लगाओ तो इधर भी वाइट, इधर वाइट लगाओ तो इधर भी वाइट। ये नहीं कि एक वाइट यहाँ पे और एक वाइट यहाँ पे, एक ब्लैक यहाँ पे एक ब्लैक यहाँ पे, ऐसे नहीं करते। एक दूसरे के सामने ये या ये ऐसे लगाना। उस पर राइट लेफ्ट लिखा रहता है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। राइट लेफ्ट पे कोई हो कलर से मतलब है, ठीक है। जब आप ये लगा देंगे, आपको मैं एक बार इसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, मेरे पास इसकी इमेज ये दिख रहा है, ठीक है। विल बी लाइक दिस, ये ऐसे लगेगा। इसको ये देखो, VCG1 VCG2 2 ग्राफ आते हैं आपको, 4 इलेक्ट्रोड्स को मिला के 2 ग्राफ आते हैं। एक VCG1 करके आएगा, ठीक है, और एक VCG2 करके आएगा। तो ये वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक, या फिर ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट, ठीक है। ये इमेज शेयर कर देता हूँ आपको।
सिस्टम आईडी मिली हुई है। तो ये जी के वेबसाइट से जो आप जैसे आपने मशीन खरीदी तो सिस्टम की आईडी से जब आप डालोगे तब ये डेटा मिलेगा, गूगल्स पे ये नहीं मिलेगा। तो इसको लीकेज करने के लिए मतलब एक हार्ड रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो मैं भेज रहा हूँ, बट इसको आप इधर उधर किसी दूसरे बंदे के मोबाइल में चला गया, किसी और को पता चल गया तो उन्हें पता होता है कि कहाँ से गया होगा। ये पीपीटी जी की अपनी प्रॉपर्टी है, ये भी मैं दे रहा हूँ। इसको किसी को नहीं देना है, आपको अपने पास रखना है, चाहे कोई भी हो। प्लानिंग की, ठीक है। इसके बाद ये शॉर्ट एक्सिस, ये सीधे तो प्लान 0 शॉर्ट एक्सिस ऑन 2 चैम्बर, ठीक है। उसके बाद ये 4 चैम्बर, ठीक है। इसके पैरेलल ऐसे किया, दिख रहा, और ये ऐसे लाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे काट रहे हैं। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आपको बता रखा है, ठीक है। इसमें लिख रहा है कि वर्टिकल लॉन्ग एक्सिस के कैसे पैरेलल परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ परफ्यूजन की टेक्निक भी दे रखी है। तो ये बहुत ही अच्छा है। क्लियर? क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरव्यू दो और आप ये बोलो कि मेरे को सब कुछ आता। तो जब तक ये विग्रस डीलिंग नहीं होगी तब तक आप कॉन्फिडेंसली उसको बता नहीं पाओगे। तो अब ये फाइनल टच है, बट मेरे को लगता है कि इस टच के बाद से सब बता सकते हैं। रेस्पिरेटरी गेटिंग लगा दी, ईसीजी लीड्स लगा दिया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। लीड्स और इलेक्ट्रोड्स में क्या फर्क है? लीड्स जो होता है सर वो चिपकता है, जो लग मतलब ऊपर से लगता है, ऊपर इलेक्ट्रोड्स से जो लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स चिपकाते हैं और लीड्स लगाएंगे। लीड्स लगाना और निकालने वाले को जैसे कान में लगाते हैं, जी, ठीक है, बैटरी में लगाते हैं, ठीक है, तो वो लीड्स हुआ। ऐसे लगाने वाला और निकालने वाला लीड्स हुआ। इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स और लीड्स, बैटरी में किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स और किसको बोलेंगे लीड्स? बैटरी होती है ना, इलेक्ट्रोड्स होता है ना, एनोड और कैथोड क्या है ये? तो वो फिक्स रहता है और उस पर लीड्स लगाते हैं। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो। इलेक्ट्रोड्स क्या रहता है? फिक्स रहता है। पॉजिटिव और निगेटिव दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। आप उसमें लीड्स एक ब्लैक कलर का, रेड कलर का, गर्म ठंडा आप अलग से, ठीक है। चलिए, तो ये आपने चारों लगा लिए, वाइट ब्लैक, ये समझ में आ गया, ये हो गया। इसके अलावा एक पल्स गेटिंग अलग से हम लगाते हैं, वो सिस्टम में ही इनबिल्ट रहता है। ये जो भी आप लगा रहे हैं ये सिस्टम से इनबिल्ट है, बाहर से नहीं लगा रहे हैं। रेस्पिरेटरी रेट, अगर कार्डियक मोनीटर अगर हम लगाएं, कार्डियक मोनीटर उसमें भी हम ईसीजी लीड्स लगाते हैं, तो उस कार्डियक मोनीटर के अंदर सब कुछ आता है। SpO2 भी आएगा, हार्ट रेट भी आएगा, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट भी आएगा। अगर बीपी कफ लगा रखा है तो बीपी भी आएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक मोनीटर। लेकिन उस कार्डियक मोनीटर से हमारे MRI में कोई हेल्प नहीं मिलेगा। हमारे को कब हेल्प मिलेगा? जब MRI से जो केबल जा रही है लीड्स वाली, ठीक है, जो आप MRI से लगी हुई है, तो MRI से लगा के यहाँ पे रेस्पिरेटरी गेटिंग, इधर लीड्स लगाया, लीड्स लगा के वहीं से PG पल्स गेटिंग,
के लिए भी लगाने का होता है। ये 3 गेटिंग कंट्रोल, पल्स गेटिंग, कार्डिक गेटिंग, टेस्ट गेटिंग, इन तीनों को लगाने के बाद बेटर ये है कि हाथ को पीछे करवाओ, क्योंकि इससे आर्टिफैक्ट नहीं है। लेकिन इतनी देर तक हाथ पीछे रखकर सभी पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो नहीं रख पा रहा है तो आप हाथ ऐसे भी रखवा सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेबली हमें पीछे रखना है, हाथ ऐसे भी रखवा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, एब्डोमेन वाली कॉइल, तो जो एरिया होता है वो एपेक्स से लेके एरिया, स्कैनिंग एरिया नहीं, जो कॉइल के अंदर आना चाहिए। तो एपेक्स से सीपी तक लेंगे तो एपेक्स से सीपी के बीच में ही हार्ट है ना हमारा, तो कॉइल के सेंटर में हार्ट आएगा, ठीक है। चाहे आपका कॉइल में 4 एलिमेंट हो या 3 एलिमेंट हो, जितनी भी एलिमेंट है, आपको एक बार में जो इमेज मिलती है वो 2 ही एलिमेंट की मिलती है, ठीक है, और दूसरे बार में 2 और। तो आपने यहाँ पे कॉइल सेट किया, कॉइल सेट करते वक्त नीचे वाला भी एरिया इससे ये इतने दूर के बीच में होना चाहिए टेबल पे। एब्डोमेन की के वक्त कॉइल आपको बता चुका हूँ ना, 1 2 3 4 लिखा रहता है या ABC लिखा रहता है, कुछ भी लिखा। तुम्हारे यहाँ कैसा है, ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने अब जैसे आपने एरिया कवर कर दिया 1 और 2, तो ऊपर ABC में से कोई A B या B और C, कोई भी 2 एलिमेंट 1 और 2 के सामने होना चाहिए। तो दोनों कॉइल एक दूसरे के सामने मैच करेंगे तभी हमारी इमेज क्वालिटी बेटर आएगी, ठीक है। उस आजकल की लेटेस्ट मशीन में दिखाता भी है कि जो आपकी एंटीरियर कॉइल है और पोस्टीरियर कॉइल है, दोनों आमने सामने है कि नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं है, तो लाइन आती है, एंटीरियर की लाइन है कि पोस्टीरियर, तो दोनों लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट आमने सामने, क्लियर है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, कॉइल जो लगाया ये आपके गेटिंग कंट्रोल पे टच, कोई डाउट, गेटिंग कंट्रोल से टच नहीं होना चाहिए। किसी भी गेटिंग कंट्रोल से टच हुआ, चाहे रेस्पिरेटरी से या कार्डियक से, तो जब भी पेशेंट ब्रीद इन ब्रीद आउट करेगा तो वो क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है, या आर्टिफैक्ट क्रिएट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर हम पैड लगा देते हैं और इधर भी पैड लगा देते हैं। पैड लगा के कॉइल को ऊपर हवा में, ठीक है, 1 इंच, आधा इंच, चाहे 2 इंच, जितना भी ऊपर रह सके उतना ऊपर हम रखते हैं। कंधे पे यहाँ से पैड लगा दिया, इधर से कंधे से पैड लगा लिया, यहाँ से ये क्रेस्ट के पास पैड लगा दिया, ठीक है, और हवा में उसको रख दिया, रख के उसको रैप कर देते हैं। सेंटरिंग ऑलवेज एब्डोमेन वाली सेंटरिंग सेंटर ऑफ द कॉइल, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, सेंटर ऑफ द कॉइल पे हम सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। सेंटरिंग कर दिया, स्काउट लिया, 3 प्लेन लेकर पेशेंट को समझाना है। पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, टाइम टेकन प्रोसीजर है, ठीक है। आपको हर बार एक लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए सांस, रोक लीजिए सांस, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बोल दो कि मैं सिर्फ बोलूँगा सांस रोक लीजिए, तो आपको क्या करना है, एक डीप ब्रीथ लेना है, ब्रीद आउट करना है, फिर रोक लेना है, ठीक है। वो जो भी करेगा आपको उस ग्राफ पे दिखाई देगा। जैसे डीप ब्रीथ लेगा तो रेस्पिरेटरी ऊपर जाएगी, ब्रीद आउट करेगा नीचे आएगी, जब रोकेगा तो फ्लैट हो जाएगी। तो जैसे ही फ्लैट हुआ पेशेंट ने सांस रोक लिया, ठीक। अगर बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि पूरे स्कैन की ड्यूरेशन में एक लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए सांस, रोक लीजिए सांस, तो हर बार आपको इतनी लंबी स्पीच देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको बोलो सांस रोक लो,
और उसे समझा के आ जाओ कि जब मैं बोलूँगा सांस रोकने के लिए तो पहले गहरी सांस लेनी है, फिर सांस छोड़नी है, तब रोकना है। तो वो हर बार वही पैटर्न फॉलो करते हैं। एक जो स्लाइस है या एक सीरीज जो है ये 10 या 12 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 सेकेंड रेस्पिरेटरी गेटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी इतनी देर की होती है। तो जितनी देर की भी हो, आपको 10 सेकेंड में से 12 सेकेंड मैक्सिमम लिखना जाता है, उतनी देर के लिए हर बार सांस रुकवाना है। जैसे 12 स्लाइस है तो 12 बार सांस रुकवाना है, 5 स्लाइस है तो 5 बार। एक बार आप सांस रुकवाया, स्कैन स्टार्ट कर दी, जैसे खत्म हुआ रिलैक्स। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली मशीन ऑफ भी हो जाती है। स्कैन पॉज हो जाता है। एक स्लाइस के पॉज आफ्टर 1 फेज, उसमें ऑप्शन होता है आपके पास कि आपको कितने सीक्वेंस के बाद, कितने फेज के बाद पॉज करना चाह रहे हो। 1 फेज के बाद, 2 फेज के बाद, 3 फेज के बाद। ठीक है, तो आपने पर फेज आपको पॉज 2 फेज हो गया तो सीधे 20 सेकेंड पेशेंट ब्रीथ होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर आपने 2 कर दिया तो 2 सीक्वेंस लगातार चलेगा, 2 सीरीज लगातार चलेगा। ठीक है, 3 कर दिया तो 3 फेज लगातार चलेगा, 4 कर दिया 4 फेज लगातार चलेगा। अब 4 फेज सपोज करो 10-10 सेकेंड का ये, तो सीधे 40 सेकेंड चला गया। पेशेंट कितनी देर ब्रीथ होल्ड कर पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12। तो आपको पॉज आफ्टर 1, हर फेज के बाद आपको पॉज करना है। ब्रीथ होल्ड करवाना है, जब रेस्पिरेटरी गेटिंग फ्लैट हो जाए स्टार्ट करना है। जैसे ही सीक्वेंस कंप्लीट हो ले लीजिए। अगर पेशेंट हिले नहीं तो इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। जैसे देखो क्लियर इमेज आ रही है। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ कैसी इमेज आती है, बट मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है। इससे बेटर है। नेम नहीं, इमेज क्वालिटी पूछ रहा हूँ। इससे बेटर नहीं सर, बहुत बेटर बंद हो गया इससे बहुत बेटर है। नहीं थी। माइक बंद हो गया। ये देखो, ये एपेक्स वाला एरिया है, ये दिख रहा है, सबसे ऊपर ये एपेक्स है। ठीक है, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का एपेक्स ये पंप कर रहा है, दिख रहा है ये। जब भी कांटेक्ट हो रहा है तो नहीं दिख रहा है, रिलैक्स हो रहा है तो दिख रहा है। ठीक है, चलो तो कहाँ तक हम पहुँचे थे? कॉइल लगा दी, गेटिंग कंट्रोल लगा दिया, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, पेशेंट को काउंसल भी, इमरजेंसी वेल भी दिया जाता है, पैसे तो सभी स्कैन में देते हैं। जो भी बढ़िया मशीनें हैं, ये पहले भी आता था, हेडफोन होता है, हेडफोन। ठीक है, उस हेडफोन में डक्ट जाता है, तो आप जब यहाँ से बोलोगे तो पेशेंट को क्लियरली सुनाई देगा। जब मशीन चल भी रही हो तो भी सुनाई देगा। वो हेडफोन ऐसा होता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और सिर्फ जो आप बोलोगे वही सुनाई देगा। तो कमांड देने के लिए वो चाहिए होता है। ठीक है, वो बेस्ट होता है। स्कैन चल भी रहा है तो भी आप पेशेंट को कमांड दे सकते हैं। ठीक है, वो उसका कनेक्शन कंसोल से कम्युनिकेटेड है। वो कंसोल से ही कम्युनिकेट, कंसोल में आप बोलोगे तो उसको सुनाई देगा, जो वो बोलेगा तो आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो ये सिस्टम लगा हुआ रहता है। वैसे भी उसके अंदर भी स्पीकर होता है। अगर हेडफोन नहीं लगाया तो मशीन के अंदर स्पीकर होता है। आप माइक ऑन करके बोलोगे तो पेशेंट को सुनाई देगा। फिर आप सुनने वाला ऑन कर दोगे तो आपको भी वो भी सुनाई देगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए उसमें सिस्टम दे रखा है। अब
ईयर ब्लॉकर, अगर आपके पास वैसे हेडफोन्स नहीं है जिसमें बात करने वाली है, तो नॉर्मल ईयर ब्लॉकर आते हैं। जैसे एरोप्लेन वगैरह में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, इसको लगा के आवाज़ नहीं आए इसके लिए हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। या कहीं पे भी मतलब जहाँ पे तेज़ आवाज़ वाली है तो हम ईयर ब्लॉकर यूज़ कर लेते हैं। ईयर ब्लॉकर से हमारा काम बंद हो जाता है। तो ईयर ब्लॉकर देना है। ईयर ब्लॉकर ब्लॉकर नहीं है तो कॉटन देना है, जिससे मशीन की नॉइज़ थोड़ी कम हो जाती है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उतनी तेज आवाज़ दैट कैन डैमेज द कॉक्लियर, ईयर ड्रम को या कॉक्लियर को डैमेज कर सकता है। तो आइडियली हियरिंग लॉस के चांसेस होते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो प्रेफरेबली हमें क्या करना है, आप कॉटन भी दे दोगे तो डायरेक्ट वो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत तो रुकेगा, कम तो होगा। क्लियर, कोई डाउट? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, सिस्टम में आपको सारे गेटिंग ऑन करने होते हैं, ये अपने आप नहीं होता है। गेटिंग लगाए हैं वो आकर यहाँ पे ऑन करना होता है, तब वो दिखाएगा रेस्पिरेटरी गेटिंग, कार्डिक गेटिंग, पल्स गेटिंग। अब जब आप कार्डिक गेटिंग जब ऑन करेंगे ना तो आपको दो ग्राफ मिलेगा, VCG1 और VCG2, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला। तो हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ बेटर चल रहा है। हो सकता है कि दोनों सही हो तो कोई भी ले लो, अदरवाइज जो अच्छा आता है ग्राफ, जिसका ग्राफ कांस्टेंट आ रहा है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे तो उसी के बेस पे स्कैन और सारे सॉफ्टवेयर हमारे उसी के बेस पे होगी, ठीक है। कभी कभी होता है कि कार्डिक गेटिंग सही आता है, ओबीज पेशेंट हो, फैटी हो, फीमेल पेशेंट हो, रो देता है बंदा, आता ही नहीं है। ईसीजी में भी दिक्कत आती है ओबीज पेशेंट में, मोटा पेशेंट है, तो वैसे केस में हमें बहुत बार पल्स गेटिंग के ही बेस पे करना है। पल्स गेटिंग भी तो क्या है, पल्स गेटिंग भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यही दो चीज़ें हैं ना। तो आप पल्स गेटिंग, अब अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर आप क्या करो, पल्स गेटिंग ऑन कर लो और उसको हटा दो, ठीक है। तो हम पल्स गेटिंग के बेस पे भी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी कार्डिक गेटिंग पे आएगी वो नहीं आती है, थोड़ी सी कंप्रोमाइज है। क्लियर, यहाँ पे अपने ऑन कर लिया सिस्टम में आके, पल्स गेटिंग, कार्डिक गेटिंग, रेस्पिरेटरी गेटिंग, तीनों गेटिंग ऑन किया, सीक्वेंस उठाया, एंट्री चेक की। अच्छा, एमआरआई में एंट्री जब भी हम करते हैं ना तो दो चीज़ें मैंडेट हैं एंट्री में, एक दो पेशेंट की आईडी, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिटी, जिसको यूएचआईडी बोला जाता है, वो एक आईडी डालनी है, चाहे जो भी आईडी डालो आप, कुछ भी ABCD XYZ कुछ भी डाल दो, लेकिन वो कॉलम फिल होना चाहिए। एक कौन सी, पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी, एक तो पेशेंट आईडी, और दूसरा पेशेंट का वेट। बाकी और कुछ भी मत डालो, स्कैन चल जाएगा, लेकिन सारी एंट्री फिल कर दी और पेशेंट वेट या पेशेंट आईडी में से कोई एक एंट्री छूट रही है, स्कैन लेगा ही। सर ऐसा भी होता है कि अगर हमने पेशेंट का वेट स्लो डाल दिया, मतलब कम डाल दिया, तो उसका SRM पे कुछ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही, कोई डाउट? दो सारी एंट्री कर दी आपने, वेट नहीं डाला और आईडी नहीं डाली, स्कैन लेगा ही, स्कैन ही नहीं लेगा, मशीन स्कैन स्टार्ट करेगा ही, वो बार बार वही एरर दिखाएगा। तो वेट हम डालते हैं आइडियली 3T की मशीन पे या 7 टेस्ला की मशीन पे, जो वेट है वो एग्जैक्ट पेशेंट का जो वेट है वही होना चाहिए, ठीक है। इस वेट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मशीन वेट मांगती है? आपको दिखाता है SAR, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो। जो आप RF पल्स देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स है, वो कहाँ लगेगा, आपकी बॉडी के हाइट होगी, और
मिली सेकेंड के बेस पे लग रहा है ना, मिली सेकेंड पे 5 मिली सेकेंड लगातार लग रहा है। ठीक है, ऐसे केस में ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलेंगे और बॉडी में हमारा हीट प्रोड्यूस करेंगे, और कॉइल से जो जाएगा वो भी हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसमें एस होता है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये हमारा 1 या 1 से कम होना चाहिए आइडियली, या तो 1 हो या 1 से कम हो। ठीक है, या बढ़ा भी रहा है तो 1.1 1.2, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो वेट सही डाला गया है तभी वो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो, वो किस चीज़ का, हीट के एब्जॉर्प्शन का या मैग्नेटिक फोर्स के एब्जॉर्प्शन का बता रहा है। उससे हो गया, मैग्नेटिक फोर्स आप लगातार अपने बॉडी में डालोगे तो होता क्या है, हीट तो जनरेट होती ही है, साथ में हमारे जो नर्व्स हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। नर्व्स में जो भी नर्व्स है ना, वो ब्रेन से यहाँ पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे कभी कभी आप देखते हो कि झटके में आपको यहाँ चोट लगे, Yes. तगड़ा करंट मारता Oh. लगता है ना, Yes. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हमारे बॉडी में ऑलरेडी। ठीक है, तो उस पे ये जब बार बार लगता है ना, तो फिर क्या होता है, वर्टाइगो, ये ब्रेन में पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एसएआर अगर बढ़ा हुआ है तो फिर पेशेंट की एक तो हीट ज़्यादा होगी, ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। आप देखोगे ब्लैंकेट डाल रखा है आपने, पहले जाओगे तो पेशेंट बोलेगा कंबल डाल दो, कंबल डाल दो, जब निकलेगा तो पूरा नीचे से ऊपर तक गीला हुआ। क्यों, जबकि अंदर का टेम्परेचर 19 डिग्री 20 डिग्री है, 19 डिग्री 20 डिग्री के टेम्परेचर में पेशेंट पूरा भीगा हुआ। ये वही हीट है जो निकल रहा है। तो ये SAR, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, SAR, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, क्लियर है, जो कि हर टिश्यू का अलग अलग होता है, हर पेशेंट का अलग अलग होगा वेट के अकॉर्डिंग। तो ये SAR हम डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, हमें वेट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नेम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकता है, सेक्स सेम हो सकता है, स्टडी सेम हो सकती है, डॉक्टर भी सेम हो सकते हैं, सारा डेटा सेम हो सकता है, लेकिन आईडी सेम नहीं है। तो हमेशा उसमें डालना है UHID, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिटी, यूनिक हॉस्पिटल आईडी मतलब आइडेंटिटी, UHID, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिटी। डन, चलो, तो ये दोनों एंट्री आपने कर ली, ये किसी भी स्टडी के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्डियक के लिए, ब्रेन करो, स्पाइन करो, सब में ये जरूरी है। हाँ, 1.5 टेस्ला या 0.5 पे 0.3 पे वेट डालते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट डालने की नीड नहीं। जैसे 1.5 पे भी 60-70 के जी है, आप 99 डाल दो, 88 डाल दो, 77 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नो, वेट से स्कैन टाइम का कुछ लेना देना नहीं। हाँ, स्कैन टाइम बढ़ गया, लंबा स्कैन टाइम है तो SAR बढ़ेगा, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो, SAR ही है ना। SAR बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, स्कैन टाइम बढ़ा तो SAR बढ़ेगा, SAR बढ़ा तो हीटिंग बढ़ेगी। ठीक है, चलो, तो वेट और आईडी क्लियर है। वेट इसलिए कि जब तक वेट नहीं डालेंगे SAR नहीं होगा, आईडी इसलिए कि जब तक आईडी नहीं डालेंगे
दूसरे चीज पे डाल के अगर कर दो नेम सेम हो सकता है, यस बाकी सारी चीज सेम, लेकिन आइडेंटिटी सेम नहीं होगी। ठीक है, वो होता क्या है, जैसे कोई भी लैब है, अगर बढ़िया लैब है तो हर पेशेंट का अपना एक आईडी देता है बना के, उसको यूनिक प्रोसीजर। जैसे इसमें भी होगा, जब देखेंगे अंदर तो यूएचआईडी में जैसे ही आप आईडी डालोगे हॉस्पिटल के साइट पे, उस पेशेंट का उस हॉस्पिटल में जितना भी इलाज हुआ है पूरा डाटा होगा। पूरा डेटा आ जाएगा, सारा डेटा। ठीक है, चलिए, तो यूएचआईडी और वेट डाल दिया, एंट्री कंप्लीट हो गई। एंट्री कंप्लीट होने के बाद आप सबसे पहले ट्रीटमेंट, ये जो लोकलाइजर होगा ये फिएस्टा बेस्ट से होगा। ट्रीटमेंट लोकलाइजर के बाद आप क्या चलाओगे, एक्जेल फिएस्टा। ठीक है, एक्जेल फिएस्टा के बाद एक्जेल ब्लैक ब्लड। ठीक है, और उसके बाद आपको सीडो के सीडो 2 चैम्बर 4 चैम्बर शॉर्ट एक्सिस, उसके बाद ट्रू 2 चैम्बर 4 चैम्बर, ये ट्रू के ले लोगे। ये हो गए सीने इमेजिंग, ये सीने इमेजिंग कंप्लीट हो गई। सीलिंग इमेजिंग, अगर कोई पूरे सीलिंग इमेजिंग तो हमें ये हाँ, तो ये तीनों चारों चीज़ें सीने में। अब हमारा आता है क्या, T1 T2 और हिस्टर, TIR T2 डबल IR T1 डबल IR। ठीक है, अब यहाँ पे मेन है हार्ट का एक्सियल कट कौन सा हुआ, हार्ट का एक्सियल कट कौन सा हुआ, और सेडाइटस और कॉर्नर। समझ के बताया या मार दिया, पक्का सही बताया, बिल्कुल परफेक्ट। हार्ट की जो लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस को काटोगे तो क्या मिलेगा, एक्सिस को काटोगे, एक्सिस को काट रहे हो ना आप, तो एक्सिस को काटोगे तो शॉर्ट एक्सिस यानी एक्सियल मिलेगा। बात समझ में आ रही। और एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर आप या राइट टू लेफ्ट काटोगे तो जाइकल, एंटीरियर टू पोस्टीरियर काटोगे तो कॉर्नर। कोई डाउट? वेरी गुड, ठीक है, डन। नहीं, ये वाला जो बता रहे थे हमसे, ये देख कर इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर कंफर्म नहीं हुआ भाई साहब, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर है। ठीक है, जब आप एक्सियल में देखते हैं तो वेंट्रिकल किधर होता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल, ऊपर होगा सर, और लेफ्ट वेंट्रिकल वो भी ऊपर ही होगा, मतलब कि सर ये देखो तुम्हारे पास 4 चैम्बर व्यू है ना, यहाँ पे इतना परेशान क्यों हो रहा है? दोनों ऊपर है, नहीं सर, एक थोड़ा सा नीचे में ऑब्लिक। थोड़ा सा कैसे है यार, ये जस्ट इसके ऊपर है, ये एक ऊपर है और एक नीचे है, हाँ ऑब्लिकली है। ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये राइट है हल्का सा, ये लेफ्ट है, लेकिन अगर ऐसे बताऊं तो ये पीछे है और ये आगे है। तो अगर तुम ऐसे कट लोगे, ऐसे कट लोगे तो तुम्हें ये आगे क्या दिखेगा, वेंट्रिकल दिखेगा, राइट वेंट्रिकल, और पीछे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये ऐसे ही कट लिया गया ना शॉर्ट एक्सिस वाला, ये शॉर्ट एक्सिस वाला कट ऐसे ही लिया गया है, ऐसे आपने कट लिया है तो ये आगे दिख रहा है, ये पीछे दिख रहा है। क्लियर है? तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये राइट और ये लेफ्ट नहीं है, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर।
ये पीछे देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये पीछे का पार्ट है ये, ठीक है, ये पीछे, ये एक्जिला है ना, ये पीछे का पार्ट है, और ये क्या है, रिब्स, स्टर्नम, ये आगे का पार्ट है, ये देखो, ये आगे का पार्ट है, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो इस जगह पे भी यही कंडीशन रहेगी। तो हार्ट का लॉन्ग एक्सियल यानी शॉर्ट एक्सिस इज एक्सियल, और टू चैम्बर इज सैज, और कॉर्नल फोर्थ चैम्बर, ठीक है। तो आपने लेने के बाद आप सीडो लोगे, सीडो को हम TIR डबल IR तक चले गए थे, यहाँ तक बता दिया ना, डबल IR T1 T2 ये ले लिया शॉर्ट एक्सिस में। अब आपको क्या करना है, परफ्यूजन रन करना है, 20 ml कंट्रास्ट, 20 ml कंट्रास्ट, मैं तो 15 ml देती हूँ। कुछ लोग 10 ml भी देते हैं, टेंशन मत लो, उसमें भी आ जाता है, बट आइडियल क्या है, 20 ml आप कंट्रास्ट दीजिए। 10-10 ml की 2 वायल है, लोड करो, ठीक है। और अगर परफ्यूजन कर रहे हो तो प्रेशर इंजेक्टर से दोगे, अगर परफ्यूजन आपके पास नहीं है तो फिर आप आराम से मैनुअली 20 ml कंट्रास्ट दे दो, ठीक है। और कंट्रास्ट देते ही जिसके पास परफ्यूजन नहीं है वो फर्स्ट पास या इमीडिएट के नाम से एक सीक्वेंस होता है, उसी को चला देता है। समझने के लिए हालांकि वो है, वो माइकार्डियल डिलेड इनहांसमेंट वाला ही सीक्वेंस है, थियरी उसकी वही है, माइकार्डियल डिलेड इनहांसमेंट वाला ही सीक्वेंस है, उसका नाम दे दिया फर्स्ट पास। हाँ, फर्स्ट पास या इमीडिएट। अगर परफ्यूजन है तो परफ्यूजन चलाएंगे, ये चला दिया सीक्वेंस। कंट्रास्ट देने के 8 मिनट के बाद सीने IR, सीने IR, सीने IR क्या होता है, शॉर्ट एक्सिस इमेज रहेगी, ये शॉर्ट एक्सिस की एक ही जगह की इमेज रहेगी, और डिफरेंट टाइम ऑफ इन्वर्जन पे वो मायोकार्डियम की इमेज ले रखा होगा। एक टाइम ऑफ इन्वर्जन ऐसा आएगा जिसमें मायोकार्डियम नल हो जाएगा, मायोकार्डियम नल हो जाएगा। अब मायोकार्डियम नल हुआ लेकिन ब्लड कैसा दिख रहा है, राइट। तो अगर इधर कोई ट्यूमर है तो वहाँ पे कंट्रास्ट किया होगा तो वो ब्राइट ही दिखेगा, और मायोकार्डियम क्लियर है, मायोकार्डियम के ब्लड होने से अगर ट्यूमर होगा तो वो ब्लूम करेगा। छोटा से छोटा भी कंट्रास्ट इनहांसमेंट आ रहा है, मिनिमल से मिनिमल भी, वो भी बेहतरीन दिखेगा, ठीक है। क्या ये डिफरेंट टाइम ऑफ इन्वर्जन पे डिफरेंट इमेजेस है, यहाँ पे देखो, अब देखो, भाई कम हो जाए स्पीड, दिख रहा है, और स्लो कर लो, क्या अलग इमेज देखो, इसमें ब्राइट था, ये ब्लैक आ जा रहा है, बीच में बिल्कुल ब्लैक हो रहा है ये, ठीक है। इसको बंद करो तो आप अगर ये इमेज, इसमें जहाँ कहीं पे भी ट्यूमर होगा तो वो इन्हांस करेगा, और रेस्ट इन्हांस। तो ये शॉर्ट एक्सिस में सीने IR चलाया, सीने IR चला के इसका टाइम ऑफ इन्वर्जन देखा TI कि कितने टाइम ऑफ इन्वर्जन पे ये ब्लैक दिख रहा है। उसके बाद हम इसी टाइम ऑफ इन्वर्जन पे डिलेड मायोकार्डियम इनहांसमेंट वाला सीक्वेंस चलाएंगे, उसमें टाइम ऑफ इन्वर्जन के जगह पे जाएंगे, और जिस टाइम ऑफ इन्वर्जन पे ये ब्लैक हुआ है वही ये। कोई डाउट? वेरी गुड, ठीक है। कितना टाइम है, हो गया? रहने दो, आज इतना ही रहने देते हैं।